का मात्रक क्या होता है, तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित परिमाण का एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मात्रक। कभी बोलते हैं कि 5 केजी कपड़ा दे दीजिए, कभी बोलते हैं कि 2 मीटर दूध दे दीजिए, नहीं बोलते हैं ना। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि सबका अपना अपना एक मापने का क्या है, यूनिट है, और वह यूनिट स्टैंडर्ड है, पूरे विश्व में वही चलता है। ठीक है, अगर आप अमेरिका चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, वहाँ भी दूध जो है आपका लीटर में ही मिलेगा, मीटर में नहीं मिलेगा। और कपड़ा सब जगह मीटर में ही मिलेगा, लीटर में नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? पूरे विश्व के लोगों ने, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जो भी यह प्रतिपादन करते हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाए। क्या? ओ, तो मात्रक किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण के मानक मान लिया जाता है और इनको कोई नाम दे दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, इसी मानक को क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। तो मात्रक मुख्यतः जो आपके मात्रक होते हैं, यूनिट्स, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका मूल मात्रक होता है, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। जैसे टोटल अभी तक 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं मूल मात्रक, उसी से व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। जैसे चाल है, चाल इक्वल टू क्या होता है, बताइए, आप लोग जानते हैं चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय जब होता है, तो दूरी को हम किस में मापते हैं, किस में मापते हैं, लंबाई। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल है, उसको यहाँ पे दूरी को हम लोग मीटर, किलोमीटर में से मापते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संकेत के रूप में हम मीटर ही, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दूरी हो गया, लेंथ हो गया, उसके बाद समय हो गया, उसको टी से मापते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जैसे इसको अगर चाल पूछेगा तो इसको अब बोलेंगे मीटर पर सेकेंड। क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दूरी को हम मीटर में मापेंगे और समय को किस में मापेंगे, सेकेंड मापेंगे। तो कई पद्धति है जिसके माध्यम से आपका व्युत्पन्न मात्रक निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मूल मात्रक कौन कौन से हैं, यानी आप लोग 10+2 में भी पढ़े होंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सा है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स जैसे आपका लंबाई है, लंबाई जिसको हम लेंथ हो गया मीटर में मापते हैं, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, इसका संकेत क्या है, स्मॉल एम। उसी प्रकार से द्रव्यमान का मात्रक क्या है, केजी, उसका मात्रक क्या है, केजी। ठीक है, उसके बाद समय, समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं, एस लिखते हैं। टेम्परेचर को हम लोग टी में मापते हैं, केल्विन में। टेम्परेचर को किस में मापते हैं, केल्विन में। विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो यही सारे क्या है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, यही सारे क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मूल मात्रक हैं। और इसी से अब उत्पन्न होंगे सारे, जो जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। डिराइव्ड यूनिट्स आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे 10+2 में, कि जो फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं। जैसे आपका चाल हो गया, जब चाल को हमने निकाला तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हुआ कि 2 आपका फंडामेंटल मिल करके क्या बन गया, एक डिराइव्ड यूनिट बना दिया, किसका, चाल का, स्पीड का। ठीक है, तो चाल का मात्रक अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड। और जब हम क्वेश्चन जब बनाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस में, तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये सब लिखते हैं ना, स्पीड कितना है, कितना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे नहीं कि सीधे लिख करके छोड़ देते हैं। मीटर में है आंसर, तो अगर लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल निकालना है तो मीटर का स्क्वायर लिखते हैं ना क्षेत्रफल में, लास्ट में क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। चूंकि इसलिए लिखते हैं कि वहाँ L गुने B है, और L को भी, लेंथ को भी मीटर मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर मापते हैं, इसीलिए उसका यूनिट हम m² लास्ट में दे देते हैं। आयतन में क्या होता है, LBS, तीनों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो वहाँ MQ लिख देते हैं। चूंकि तीनों का मात्रक क्या होता है, m ही होता है, तो m गुने m हो जाता है, LBH, इसलिए लास्ट में यूनिट हम लोग आयतन में MQ लिख देते हैं। तो कई बार यहाँ से भी प्रश्न, आपके छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जितना भी क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में देखेंगे, किसी भी कंपटीशन में, तो बेसिक ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक पे आपको ज़्यादा जोर देना है। तो 7 हो गए, कितने मूल मात्रक हो गए, तो 7 मूल मात्रक हो गए। अब मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां हैं, जिसको कि
पूरे इंटरनेशनल स्तर पे मान्यता प्राप्त है। जैसे बहुत लोग जब जाएंगे तो पाउंड में भी बोला जाता है, जैसे केक खरीदने जाते हो आप, ठीक है, तो वो पाउंड में रहता है, 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड, ठीक है, वो केजी में आपको नहीं देगा। पाउंड लगभग 550 ग्राम का 1 पाउंड होता है, ठीक है, तो वो उतना ग्राम का आपका देगा सामान। तो बहुत सारा चीज़ है जिसको आप लोग यूज़ तो करते हैं लेकिन उसके बारे में उतना जान नहीं रहे होते हैं। तो फुट पाउंड सेकेंड, बहुत लोग कितना फुट है, ठीक है, ये भी एक अपना क्या है मात्रक की पद्धतियाँ, फुट पाउंड सेकेंड हो गया। जैसे यहाँ पर देखो 3 पद्धतियाँ मेन रूप से हैं, एक CGS, एक FPS और तीसरा MKS। 3 पद्धति है जिसमें CGS क्या हो गया, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। जैसे यहाँ पे ना CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो ये भी एक पद्धति है कि उसमें क्या होगा कि मीटर को दूरी को मात्रक सेंटीमीटर में मापा जाएगा, केजी जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में मापा जाएगा और समय को सेकंड में मापा जाता है। लेकिन आप गौर कीजिएगा तीनों में समय को सेकंड में ही मापा जाता है, ठीक है। दूसरा पद्धति है आपका खास करके ब्रिटेन वगैरह में, तो वहाँ पे फुट पाउंड सेकंड ये होता है। इस पद्धति में दूरी का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। चूंकि हमारा जो केक वाला जो सिस्टम आया है वो यूरोपियन कंट्री से आया है, ठीक है, चूंकि वहीं पे जो है सबसे पहले बड़ा दिन में केक को कटता था या बर्थडे, उन लोग को पर्व त्यौहार है नहीं। हम लोग को तो इतना पर्व त्यौहार भारतीय कल्चर में है कि केक को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हमने क्या किया कि बाहरी जो है वो भी अपना लिया, एनिवर्सरी को, बर्थडे को, बड़ा दिन को, जो भी है उसका तो अपना तो था ही इतना पर्व त्यौहार, प्लस हमने क्या किया उसका कोई पर्व त्यौहार ही नहीं होता है। बस एक बड़ा दिन हो गया, एक जो है न्यू ईयर, बस यही सेलिब्रेशन होता है उन लोग का। और बहुत खुश हुआ तो बर्थडे मना लिया, एनिवर्सरी मना लिया। हमारे यहाँ तो देखो पर बड़े बड़े पर्व के साथ साथ छोटको पर्व, पवनी जिसको बोलते हो गाँव देहात, नहीं आजो कल में कोई पवनी है, सुन रहे हैं बहुत लोग को होने है, कुछ है, छठ हुआ था। छठ के 2 बार छठ मनाते हैं, एगो बोलता है चैती अलग है, चैती दुर्गा पूजा अलग, दीपावली होता है चैती नहीं, चलो अब तुम लोग जानोगे। तो भारतीय कल्चर में इतना पर्व त्योहार दिया गया है। चलिए अब आ जाए SI मात्रक क्या होता है। देखो पूरे इंटरनेशनल स्तर पे इस तीनों पद्धति में से MKS पद्धति को स्टैंडर्ड माना गया और पूरा विश्व अब MKS पद्धति को ही मानता है। यानी क्या हो गया, यह MKS पद्धति का विस्तार है, ठीक है। SI मात्रक क्या है, MKS। इसको 1960 ईस्वी में माप एवं तौल के महासम्मेलन में 6 मूल मात्रकों एवं 2 संपूरक मात्रकों पर आधारित प्रणाली को स्वीकार किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो SI मात्रक मेन रूप से आपका क्या है, MKS फॉर क्या हो गया, मीटर केजी सेकेंड। MKS क्या हो गया, मीटर केजी सेकेंड। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकेंड में। MKS पद्धति ही आपका SI यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो समझ गए। अब आते हैं जैसे यहाँ पे कुछ व्युत्पन्न मात्रक है, क्षेत्रफल है। जैसे क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख दिए, क्षेत्रफल इक्वल टू या तो आयत का क्षेत्रफल या आपका वर्ग का, सब में आपका लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। अब कहिएगा कि नहीं वर्ग में होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग में भुजा स्क्वायर इसीलिए होता है क्योंकि लंबाई इक्वल टू चौड़ाई, इसीलिए L इंटू एल, तो सब भुजा बराबर है, ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। वर्ग में यही होता है ना, सभी बराबर है, इसीलिए हम वहां पे क्या करते हैं, भुजा स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन वास्तव में वो लंबाई गुने चौड़ाई ही होता है। तो लंबाई भी L है और चौड़ाई भी L के बराबर है, क्योंकि ये सब आपस में बराबर है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं क्या, भुजा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी अगर यूनिट निकालेंगे हम, तो लंबाई या चौड़ाई हो तो M गुने M ही करेंगे, क्योंकि यूनिट तो सबका लंबाई या चौड़ाई का सबका मीटर में ही हम निकाल सकते हैं। तो M इंटू एम क्या हो जाएगा, M स्क्वायर ही होगा। तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, M स्क्वायर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आयतन है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे घनत्व है, घनत्व क्या होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे चाल का निकाला हुआ है, चाल का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, आपको हमने बताई
चाल इक्वल टू होता क्या, दूरी बटे समय। चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। और जब दूरी बटे समय होता है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। दूरी को हम किस में मापेंगे, मीटर में, और समय को किस में मापेंगे, सेकेंड में। तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। ये सब तो आपको बेसिक पता ही होगा, ठीक है। दूरी को हम मापते हैं मीटर में और समय को किस में मापते हैं, एस में। इसीलिए यह क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं और पर सेकेंड को इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, m इंटू 1/s। 1/s को मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ऐसा भी लिखा रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, या मीटर पर सेकेंड इस फॉर्मेट में रह सकता है, ठीक है। वेग भी वही हुआ, बस डायरेक्शन होता है वेग में। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोला जाता है। ए इक्वल टू क्या हो जाता है, भी, वेग में परिवर्तन, भी माइनस यू बटे टी, यही होता है। आप लोग पढ़े होंगे त्वरण, वेग में परिवर्तन, 9th क्लास याद कीजिए। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, जो आपका शुरुआत का है और बाद का है, ठीक है। तो बड़ा में से छोटा घटा देते हैं, जो भी वेग है। अगर शुरुआत में कम है बाद में बढ़ा तो आप त्वरण हो रहा है, अगर शुरुआत में ज़्यादा है बाद में घट गया तो मंदन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी का हमने बताया मीटर पर सेकेंड, भी का भी बताया ना। चाल का क्या होता है, भी, वेग और चाल का दोनों का सेम ही होता है, मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। तो ये जब ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे तो ms ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है त्वरण का, ठीक है। समझ गए, यूनिट कैसे लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर बल है, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, बल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, नहीं, बल का भी परिभाषा न्यूटन। तो F इक्वल टू क्या होता है, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यही होता है ना। और मास जो द्रव्यमान है उसको हम लोग केजी में मापते हैं, और एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे निकाल दिया, क्या निकाला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको इस तरीका भी लिख दें तो क्या दिक्कत है। अगर यूनिट में अगर न्यूटन ना दे करके ऐसा भी लिखा जा सकता है, और जानबूझ करके बल वाले में मात्रक में न्यूटन के जगह ये लिख देगा तो ये भी सही है, ठीक है। या 1 न्यूटन बराबर अगर मात्रक उसको कन्वर्ट करेंगे तो केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, वही चीज़ है, ठीक है। समझ गए कैसे हो रहा है ये, चूंकि बल इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। द्रव्यमान गुने त्वरण पढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। बल इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो 9th 10th अगर नहीं पढ़े हो थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा, ठीक है। अब देखो कि दाब क्या होता है, कि प्रत्येक इकाई के क्षेत्रफल में तुम जो फोर्स लगाते हो, ठीक है, वही कहलाता है आपका दाब। तो फोर्स लगाते हो, बल को हम न्यूटन डायरेक्ट लिख दिए, इतना नहीं लिखते हैं लोग, क्या लिख देते हैं, न्यूटन लिख देते हैं। तो प्रति क्षेत्रफल में तो न्यूटन बटे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। किसको, दाब का, दाब का जो मात्रक न्यूटन मीटर, सॉरी मैं यहाँ पे जो है ये बटा में था ना तो माइनस, ठीक है। यहाँ तो न्यूटन को कैपिटल N भी लिख सकते हैं, यहाँ स्मॉल लिख दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कैसे हम यूनिट निकालते हैं, समझ गए ना। बस उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए आखिर होता क्या है। तो उसके बाद हमको पता ही है कि लंबाई को मीटर लिखेंगे, समय को s लिखेंगे और द्रव्यमान को kg लिखेंगे। चूंकि हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं MKS, मीटर kg सेकेंड। तो यूनिट अगर हमको कोई भी जो भी है फिजिक्स का टर्म है उसका पूछेगा तो हम लोग फॉर्मूला बैठा करके निकाल लें, ठीक है। अब देखिए कई बार यहाँ से पूछ देगा कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ओटो, पूछेगा कि 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁶ है। उसी प्रकार से 1 सेंटी बराबर कितना होता है। तो याद रखिएगा कि हम लोग जो पढ़ते हैं डेसी बराबर यानी 1 का 10वां भाग, क्या हो गया, डेसी। इसको हम 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, 10 पे इन्वर्स कर सकते हो इसको, ठीक है। ये हो गया डेसी। तो सबसे पहले होता है डेसी, पहले कौन होता है, डेसी, फिर क्या होता है, सेंटी, उसके बाद क्या होता है, मिली,
याद कीजिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो ओटो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो ओटो क्या होता है बोलिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो ओटो। ठीक है, ये आपका शुरुआत में -1 जाएगा 3 तक बढ़ेगा, यानी -1 -2 -3 पावर में जो है आपका यहाँ तक बढ़ा डेसी सेंटीमिली। अब जो है माइक्रो से 3 का बढ़ेगा, माइक्रो से क्या बढ़ेगा 3 का, 10 पे पावर -6, फिर 10 पे पावर -9, फिर 10 पे पावर -12, तो डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो ओटो। अगर एक ओटो बोले कितना के बराबर होगा तो 10 पे पावर -18। ठीक है, अगर फेम्टो पूछे तो 10 पे पावर -15, और यह बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, नैनो तो खूब पूछेगा, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी होता है, अभी सारा विश्व जो है विज्ञान इसी पे काम करता है, नैनो टेक्नोलॉजी पे। हर एक चीज़ देख रहे हो कितना सूक्ष्म होते जा रहा है, नहीं पहले कितने बड़े बड़े कैमरा होते थे, अब इतना मोबाइल में छोटा सा कैमरा हो गया, अब पूरा रिजोल्यूशन हाई रिजोल्यूशन देता है। अब सोच सकते हो कि उतना छोटा कैमरा में कैसे इतना बड़ा कैप्चर हो जाता है, वो भी एचडी क्वालिटी में। तो कहीं ना कहीं कुछ बात है, तो उस तकनीक को बोलते हैं नैनो तकनीक। ठीक है, साइंस का एक बहुत अच्छा टर्म है, अभी का युग नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। ठीक है, तो एक माइक्रो भी कई बार पूछा है, तो माइक्रो हो गया मतलब 1/10 पे पावर 3। ठीक है, सॉरी 6 क्या हो गया 6, तो इसी को मतलब 1 का 10 पे पावर 6वां भाग, बहुत छोटा सूक्ष्म दिखाई नहीं देगा, इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से तब दिखाई देगा। ठीक है, अभी हवा में अगर कुछ नहीं भी रखेगा कुछ भी, तो बहुत सारा सूक्ष्म जीव उसमें दिखाई देगा तुमको, अगर आप टेलीस्कोप पे माइक्रोस्कोप पे देखोगे। ठीक है, तो इतने सूक्ष्म जीव वातावरण में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे आंखों के सामने में दिखाई नहीं देते, या खुली आंख उसको नहीं देख पाती है। ठीक है, तो अगर पूछे कि 1 माइक्रो बराबर कितना होता है तो 10 पे पावर -6। अगर पूरा याद करना है तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो ओटो, एक बार बोलिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो ओटो। ठीक है, और शुरुआत में एक आपका बढ़ रहा है, 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -3, उसके बाद 3 का बढ़ रहा है, 10 पे पावर -6, नैनो में तो 9 दिख ही रहा है, नैनो नो 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 10 पे पावर -9। माइक्रो याद रखना, यही दो बार बार पूछेगा, माइक्रो और नैनो, ये ज़्यादा पूछता है। ठीक है, बाकी याद कर लिए तो बढ़िया, नहीं याद किए तब भी बढ़िया। अब प्लस में जब जाएंगे तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा। अब कहोगे जैसे बोलते हो ना कि इतने जीबी बचा है, डाटा 1 जीबी दिया, इतना एमबी में फाइल है, इतना केबी में फाइल है, बुझने तो आता होगा भाई, नहीं आता होगा, केबी क्या है, नहीं मेगाबाइट क्या है, गीगाबाइट क्या है, कहोगे टेराबाइट वाला हमको हार्ड डिस्क चाहिए, नहीं वो क्या है। तो ये भी यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तो बाइट होता है, ठीक है, बाइट वो कंप्यूटर का डिजिटल जब पढ़ाएंगे तो उसमें बाइट क्या होता है, 8 बिट का 1 बाइट होता है, 2 निवल का 1 बाइट होता है, 4 बिट का 1 निवल होता है। बिट क्या होता है, जो 0-1 बोलते हैं ना, 0-1, कंप्यूटर 0-1 की भाषा पे काम करती है, बाइनरी नंबर पे, तो वही एक 0 हुआ 1 बिट, 1 हुआ 1 बिट, तो 8 बिट मिल के 1 बाइट बनाता है। 8 बिट मिल करके, देखो फिजिक्स, चूँकि कंप्यूटर भी फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है, तो 8 बिट मिल करके क्या बनाता है, 1 बाइट बना देता है। ठीक है, अब इसमें फिर आपका क्या होगा कि 1024 बाइट मिलकर क्या बना देगा, एमबी बना देगा, कि केबी बना देगा, केबी बनाएगा, किलो बाइट। फिर 1024 केबी मिलकर क्या बनाएगा, एमबी बनाएगा, मेगाबाइट। फिर उसका 1024 मेगाबाइट मिलकर क्या बना देगा, बोलते हो कि पहले आता था डाटा मोबाइल 512 एमबी दिया है, बस 1 जीबी का आधा भाग होता था 512, यानी 1024 एमबी बराबर 1 जीबी था। अभी भी हार्ड डिस्क या मोबाइल में रहता है ना 512 एमबी का, ये सब तो तुम लोग टर्म जानते हो। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे देखो क्या है कि डेका को 10 पे पावर 1, हेक्टो को 10 पे पावर 2, किलो को यहाँ से 1000, तो 1000 किसके बराबर है, किलो के बराबर है। ठीक है, 1000। उसके बाद आपका मेगा क्या है, 10 पे पावर 6, गीगा क्या है 10 पे पावर 9, टेरा क्या है 10 पे पावर 12।
पीटा क्या है 10 पे पावर 15 और एक्सा क्या है 10 पे पावर 18। तो ये सब भी पूछा जाता है कि 1 गीगा किसके बराबर होगा। तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लोगे याद हो जाएगा। नोट्स हम ग्रुप में भेज देंगे। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। बाकी तो तुम जानते हो शुरुआत से 3 तक एक एक बढ़ाना है, आगे फिर 3-3 का बढ़ा देना है। पूछ दिया वहाँ टेरा क्या होता है, ऐसे टेराबाइट तुम लोग को पता है तो ये तो जान जाओगे कि 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट। तो ऐसे करके निकालोगे, टाइम लग जाएगा पावर में। तो हम लोग डायरेक्ट इसको याद करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कभी किसी एग्जाम में आपको पूछता है, ये सब टर्म है। यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत भी है? किन्हीं को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य प्रमुख तत्व, ठीक है, हम जितना अच्छा से आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे उतना ही अच्छा से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी समझाएंगे। और आप लोग 10+2 करके आए हैं और आप लोग को पता चल रहा होगा कि हम जो समझा रहे हैं और आपने 10+2 में कितना समझ के आया, ठीक है, तो अंतर आपको दिखेगा। चलिए, एक प्रकाश वर्ष, कई बार प्रश्न पूछा, बहुत हिट लिस्टेड क्वेश्चन है बीपीएससी का, कितने एग्जाम में पूछा है। प्रकाश वर्ष लगता है कि कोई साल का मापक होगा, नहीं, वर्ष का होगा, समय का होगा, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या चीज का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। यानी एक वर्ष में प्रकाश जितनी किलोमीटर चलती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है। एक पूरे साल में प्रकाश जितना किलोमीटर चलता है, अब सोच लो कि सनलाइट को आने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। और उतना एक साल तक कितना दूरी वो सनलाइट तय करेगा उसको हम बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश द्वारा, और प्रकाश किसी भी माध्यम में, निर्वात में भी आपका दूरी तय करता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं तय करेगा। अगर बीच में एयर खत्म कर दे तो मेरा ध्वनि यहीं तक रहेगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। चंद्रमा पे अगर कोई व्यक्ति दो बातचीत करना चाहेगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। हम आप इसीलिए बातचीत सुन पाते हैं चूँकि यहाँ हवा है। आप गौर कीजिएगा कि अगर हवा उल्टा बहेगा तो आप जोर जोर से भी बोलिएगा तो सामने वाले को सुनाई नहीं देता है, चूँकि हवा का गति रुख अलग रहता है तो वो सुनाई, चूँकि ये जो आगे बढ़ता है उसको माध्यम चाहिए होता है, साउंड को, बिना माध्यम के नहीं बढ़ेगा आगे। लेकिन प्रकाश निर्वात में भी, जहाँ कुछ नहीं है, वैक्यूम, वहाँ पे भी जाता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसका, यह किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष जो है निर्वात में एक वर्ष में इतना दूरी तय करता है, 9 ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अब सोच सकते हो कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, नहीं, और यह एक वर्ष में इतना दूरी तय कर लेता है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। 10⁻12 ही करो ना, कितना हो जाएगा, सोच सकते हो ब्रह्मांड कितना बड़ा है। चलिए, पारसेक उससे भी बड़ा होता है, ठीक है। पारसेक क्या होता है? यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। अगर पूछेगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई वर्तमान में क्या है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है कितना? 3 × 10⁻16 मीटर, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी जो इधर हम लोग प्रकाश वर्ष किए 9.46 × 10⁻12, इसको भी गुना कर दीजिए 3.26 से, तब जाकर के वो एक पारसेक आ जाएगा। तो पारसेक क्या चीज का मात्रक है? दूरी निकालने का। और 3.26 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 1 पारसेक, ठीक है। 3.26 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 1 पारसेक, समझ गए? अब देखिए एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम क्या होता है? ये बहुत ही सूक्ष्म, खास करके परमाणु का, नाभिक का साइज, ये सब इसी में मापा जाता है, एंगस्ट्रम में, ठीक है। प्रकाश, बैंगनी विकिरण और एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य की अभिव्यक्ति बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा कण, यानी कह सकते हो कि 1 का 10⁻10वां भाग, 1/10⁻10 कर दोगे तो वो एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है,
ठीक है। और खास करके इसको सूक्ष्म कण, चाहे परमाणु हो गए या अणु हो गए, वो सब को हम इसमें मापते हैं एंगस्ट्रम में, ठीक है। और 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम। किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसको ए के द्वारा सूचित किया जाता है। अब आ जाइए खगोलीय मात्रक। एक वर्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, यहाँ पे एक वर्ष में सूर्य तथा पृथ्वी होना चाहिए के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? एक खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वो किसके बराबर होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। सौर दिवस, सोलर डे क्या होता है? जब सूर्य आकाश में सीधी सबसे ऊंची बिंदु पर हो तो उस समय को मध्याह्न कहते हैं। और दो क्रमागत मध्याह्नों के बीच का जो समय अंतराल होता है, यानी आज मिड में है 12 बजे के लगभग, फिर कल मिड में आएगा, ठीक है, उसके बीच का जो समय अंतराल है वो आपको सौर दिवस कहलाता है। तो लगभग 24 घंटे का ही होगा, ठीक है। तो उसमें लगभग कितना सेकेंड हो जाएगा? 86,400 सेकेंड। गुना कीजिएगा 24 को घंटा में, घंटा को मिनट में, फिर सेकेंड में, तो इतना ही आएगा लगभग, ठीक है। तो वही सौर दिवस है, यानी एक दिन बदल जाना। गुना कीजिए आप 24 × 60 × 60 × 60, यही ना होगा। 24 घंटा हो गया, 24 घंटा को मिनट में गुना करोगे तो 60 मिनट, फिर 60 में गुना करोगे, देखो तो कितना होता है, करो तो गुना करके। तो इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो यही आएगा 86,400 सेकेंड। नहीं है तो गुना करके देख लीजिए आप, ठीक है। एक सौर दिवस मतलब एक दिवस बराबर कितना सेकेंड, एक दिन में कितना सेकेंड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग यूनिट समझ गए होंगे, यूनिट समझ गए होंगे, ठीक है। और यही सब प्रश्न पूछेगा, कोई अलग से प्रश्न नहीं आएगा, कोई दूसरे ग्रह से प्रश्न नहीं आने वाला, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आ जाइए बीमा, वो क्या था? यूनिट। अब आ जाइए डायमेंशन। बीमा किसको कहते हैं? तो यहां पर लिखा है बीमाएं किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं, घातों कर लीजिएगा, घातांक जिसको कहते हैं, पावर, उन घातों को कहते हैं जो राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पे चढ़ाया जाता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बीमा कहते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी यूनिट का या किसी भी जो भी फिजिक्स का टर्म है जैसे क्षेत्रफल है, उसका बीमा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर जानिए कि आपको मास, द्रव्यमान को m के द्वारा सूचित किया जाएगा, लंबाई को। बीमा में क्या करते हैं? बीमा की एक विशेषता क्या है कि बीमा में सबका अपना अपना एक सिंबल है। जैसे यहाँ पे हम लोग लंबाई को किस में मापेंगे? L में, L के टर्म में लिखेंगे। उसी के तरह द्रव्यमान को किस में लिखेंगे? M में, मास फॉर द्रव्यमान M में लिखेंगे। और उसी प्रकार से समय को हम लोग T में लिखेंगे, टाइम, T से डिनोट करेंगे। अगर हमको पूछेगा कि कोई की क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, क्या पूछेगा? वो था यूनिट, अब पूछेगा क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा। तो क्षेत्रफल का बीमा कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को हमने किस में मापा? L में। लंबाई को किस में मापा? L में। चौड़ाई को किस में मापा? L में। L में ही मापते हैं ना, लंबाई लेंथ में ही मापेंगे LL। तो ये क्या हो जाएगा? बीमा क्या हो जाएगा? L²। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं m0, क्योंकि m पे पावर 0 हो गया तो एक ही हो गया, एक L² और t पे पावर 0। इसी टर्म को तीनों के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। t0 मतलब t नहीं है, m0 मतलब मास नहीं है, केवल लेंथ है, वो भी स्क्वायर, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग को हम समझाते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपको पूछ दे चाल का बीमा क्या होगा? चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे समय। आप ही लोग बताइए, दूरी बटे समय होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब दूरी को हम क्या चीज में मापेंगे? बीमा में क्या चीज में रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ को क्या चीज में लिखते हैं? L में लिखते हैं। और समय को किस में लिखते हैं? T में लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं LT इनवर्स, T ऊपर चला जाएगा, T इनवर्स लिख सकते हैं। और अपने मान से m पे पावर 0 भी दे सकते हैं, चूंकि m का मान नहीं है
तो अगर पूछेगा कोई कि चाल या वेग का बीमा क्या होगा तो m0LT-1 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत भी है? तो ये टर्म आपको समझना होगा। जैसे अब त्वरण का बीमा आप लोग निकालिए तो क्या होगा, निकाल के दिखाइए। त्वरण का बीमा क्या होता है? त्वरण होता क्या है? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अभी तुरंत बताए थे थोड़ा देर पहले, v-u/t। v का हमने क्या लिखा? v का क्या होगा? तो v होता है क्या है? चाल। चाल का क्या होता है? चाल और वेग एक ही चीज है, बस डायरेक्शन का अंतर होता है। तो दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय को हम यहाँ पे L/t लिख सकते हैं, अब बटा t समय को t लिख सकते हैं। जब ये जाएगा तो L/t² यानी L2-2 हो गया, और m को यहाँ पे m0 लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया? mLT-2। ये किसका बीमा हो गया? त्वरण का हो गया। अगर बल का बीमा पूछेगा, बल इक्वल टू, तो हम जानते हैं क्या होता है? मास इंटू F इक्वल टू ma होता है, 9th में पढ़े थे। तो ma होता है, m फॉर मास, और मास को हम कैपिटल M में लिखेंगे। बीमा के रूप में एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला, क्या होता है? क्या होता है? हमने निकाला LT-2। m0 को यहाँ नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे भी तो कोई 1 वैल्यू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? mLT-2। कोई दिक्कत भी है? अगर हमको संवेग पूछ देगा, संवेग इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तुम लोग को कुछ नहीं पता है, कह रहे हैं मास इंटू, कैलकुलेट नौकरी हो जाता है तो मेरा कृपा होगा, जान लो। बाद में कहोगे नहीं सेल्फ स्टडी किए थे, यही कहता है। कितना भी पढ़ा ले गुरुजी, आज का स्टूडेंट इतना चालाक है कि सेल्फ स्टडी बोलेगा। मास मतलब क्रेडिट देने से भी डरता है। चलो, संवेग मास इंटू एक्सेलरेशन m और इंटू एक्सेलरेशन a क्या हो गया? त्वरण। त्वरण का क्या हमने निकाला यहाँ पर? LT-2। mLT-2 हो गया संवेग का। तो बीमा निकालना सीख गए कि अभी भी दिक्कत है? हैं? अभी दिक्कत है तो अब हम कैसे समझाएं तुम लोग को? जैसे आयतन का अगर पूछ देगा, क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो L का केवल 3 हो जाएगा पावर में, बाकी m0 L3 t पे पावर 0, नहीं यही ना होगा? तो समझ गए ना कैसे बीमा निकालते हैं? देखो पूछेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का बीमा निकालिए, नहीं क्या पूछ देगा? गुरुत्वाकर्षण का बीमा निकालिए। ऐसा प्रश्न पूछेगा। गुरुत्वाकर्षण का बीमा कैसे निकालेंगे बताइए? गुरुत्वाकर्षण अगर दे देगा, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सबसे पहले तो जो टर्म है फिजिक्स का वो तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है? क्या होता है गुरुत्वाकर्षण? होता क्या है गुरुत्वाकर्षण बल? क्या होता है? दो ग्रहों के बीच में, जो दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लगता है, उसके बीच का रेडियस का स्क्वायर करके भाग देते हैं। m1 इंटू m2 बटे r²। जी यहाँ कांस्टेंट होता है, यही ग्रेविटेशनल नियतांक जिसको बोलते हो, वो फिक्स रहता है। 9.8 जिसका वैल्यू होता है, नहीं होता है ग्रेविटी जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8 ही होता है ना। तो यहाँ पर m1 और m2 है। तो फोर्स का पहले से आप जानते हैं, फोर्स का अभी बीमा हमने निकाला था, क्या निकला था बताओ तो? फोर्स का ma और mLT-2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तुम लोग अब जा कर के mLT-2 हो गया, फोर्स का हो गया। जी नियतांक है, इसी का निकालना है हमको। m1 इंटू m2 यानी m2 हो जाएगा, m2n हो जाएगा। मास को हम लोग किस में लिखते हैं? m में ही लिखते हैं। और ये आपका रेडियस है, L होगा, L ही होगा ना, L का स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब G इधर ले जाएंगे या इसको इधर ले जाएंगे तो mLT-2 गुने L² और बटे में ये m2 हो जाएगा। G इक्वल टू ये न हो जाएगा। अब देखो गौर करो, यहाँ पे एक प्लस में है, जब माइनस नीचे में है तो ये ऊपर जाता है, घट जाता है। 1-2 जाएगा तो -1, ठीक है। और t-2
और L2, तो m इन्वर्स L2T-2 G इक्वल टू यही हो जाएगा। तो अगर हम कहीं पे मिस्टेक नहीं किए होंगे तो बिल्कुल मेरा सही होगा बीमा, ठीक है। आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें, नहीं तो नेट से देख लो बीमा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का बीमा। देखो हमने जो निकाला वही है कि चेंज है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि आपका एक L जो गुना किए वो छूट गया यहाँ, तो ये क्या हो गया आपका L3, ये L स्क्वायर हो गया और ये L, तो L3 हो जाएगा ना यहाँ, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, L3 और T-2। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या हो गया आपका M-1 L3T-2। खूब पूछता है यह प्रश्न, बता दे रहे हैं, पूछेगा आपको किसी न किसी कंपटीशन में पूछ ही देगा। तो कैसे हमने निकाला, तो हमें ग्रेविटेशनल नियतांक के बारे में पता था कि F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर होता है। फिर हमने जाना कि मास को M से लिखते हैं, रेडियस को लेंथ में लिखेंगे L में, और फोर्स का हमने पहले से निकाल दिए MA, और फिर हमने आराम से निकाल दिया। बहुत लोग रट्टा मार के जाएंगे तो ये संभव नहीं, हो सकता है कि टर्म आगे पीछे हो जाएगा और कन्फ्यूज हो जाइएगा ऑप्शन जब दिखिएगा। जहाँ L2 दिखेगा कहीं L-1 दिखेगा, जहाँ L3 तो भूल जाओगे कि होगा क्या। तो उस केस में आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, 2-3 सेकंड का आप बना करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बीमा निकालना आप लोग सीख गए होंगे। क्या घर पे बैठ के कुछ निकाल लीजिएगा। बाकी यहाँ पे सबका बीमा लिखा हुआ है, बल आघूर्ण का क्या होगा, बल का क्या होगा, पृष्ठ तनाव का क्या होगा, दाब का, त्वरण का, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म में, ठीक है। अब कुछ प्रश्न आप लोग कर लीजिए। फिजिक्स का है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष, कन्फर्म 110%। एक पार्सक कितने वर्ष के बराबर होता है, एक पार्सक जो कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है वो किसके बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। उसके बाद यह किसका बीमा है, ठीक है, अभी निकाले थे हम लोग, किसका बीमा है, कार्य। देखो यहाँ पे देख लो ML2T-2, ML2T-2, तो कार्य का भी है, बल आघूर्ण का भी है। तो यह कार्य है, बल आघूर्ण है, तो इसमें इन सभी का होगा, ठीक है, इन सभी का होगा, ठीक है। यहाँ देखो ऊर्जा भी है ना, सबका सेम ही है, इसलिए इन सभी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन सभी का हो जाएगा। एक एंगस्ट्रम अभी हमने बताया था किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10। एक बार, ठीक है, पास्कल में मापते हैं दबाव को, ठीक है। एक बार किसके बराबर होता है, एक प्रेशर जो होता है बार में मापते हैं वो 10⁻⁻5 पास्कल, यानी 1/, कई बार इसको ऐसे लिख देगा 1/10⁵, मतलब 1 2 3 1 2 2 4, इस टर्म में भी लिख सकता है, ठीक है। तो अपना देख लीजिएगा। एक एंगस्ट्रम को, एंगस्ट्रम क्या चीज़ को मापता था, एक एंगस्ट्रम लंबाई को मापता था ना, और यह किसके बराबर था, एक पार्सक, एक प्रकाश वर्ष के बराबर था। क्या था, एक प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष होना चाहिए था, ठीक है, तो इसका यही होगा। उसके बाद एक माइक्रोन किसके बराबर, अब देखो मिली में लिखा गया, एक माइक्रोन पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो, ठीक है। तो हमने पढ़ा था माइक्रो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6। अब यहाँ पे इस टर्म में आपको दिया नहीं, मिली में दिया है, ठीक है। तो मिली किसके बराबर होता है, डेसी सेंटी मिली, मिली यानी 10⁻3, यही हो गया ना। तो 10⁻⁻3 गुने 10⁻⁻3, ठीक है। पूछ, हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/1000, और ये हो जाएगा आपका मिली, हो सकता है ना, इसको मिली लिख सकते हैं ना, इसको 1/1000, तो इसको 1/1000 को हम लिख सकते हैं 0.001 मिली। तो यही देखो ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन में आपको फंसाने का प्रयास किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.001 मिली, समझ गए। उसको तोड़ दिया, डायरेक्ट नहीं दिया, माइक्रोन को 10⁻⁻6 नहीं लिखा, मिली के टर्म में दे दिया। तो मिली के टर्म में आप जानते 10⁻⁻3 बराबर 1 मिली, इंटू 10⁻⁻3, तभी 10⁻6 पूरेगा।
तो 1/1000 इसको लिख दिया, मिली को रहने दिया, चूंकि देख लिया ऑप्शन मिली में है, तो 1/1000 को हम लिख सकते हैं 0.001, तो वही मिली हो गया। ठीक है, अभी आपको बताए थे 10 पे पावर 12 क्या कहलाता है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा में बताओ। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 12। अगर तो याद रहेगा तो तुरंत बना लीजिएगा। डेका, पहले हमने क्या बोला, देखो तरीका बता देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनेगा सही। डेका, किलो, क्या बताए थे? डेका, हेक्टो, किलो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, टेरा तक रखो, टेरा तक ही रखो, इसी में आ जाएगा। 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, अब 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 12, तो किसका हो गया? टेरा। तो आंसर क्या हो गया? टेरा। याद था तब निकाल दिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ठीक है, तो फिजिक्स आप क्या है, समझने का चीज़ है, अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप अच्छे से बना लेंगे। तो पहला चैप्टर उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से यूनिट एंड डायमेंशन समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हम यूनिट निकालते हैं, किस प्रकार से हम डायमेंशन निकालते हैं, और किस किस तरह के प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं उसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लें और कोर्स को बाय कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।